Hey students, I hope you all are doing well. So in our last lecture हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और मैंने आपको कहा था कि ये टॉपिक हम सारा का सारा एक बिल्कुल जनरल से एग्जांपल से ही समझेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था उसको पहले एक छोटी सी क्विक रिवीजन देते हैं। देखो, हमने कहा था पोटेंशियल होता है किसी भी काम को करने की पावर, मतलब मेरे अंदर ये काम करने का पोटेंशियल है। और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अब यहाँ पर क्या होगा? द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, है ना। कि अगर आपके पास क्या है, कोई भी बीकर आपने लिया था, उसमें इलेक्ट्रोड डाली थी, आपको पता है ये इलेक्ट्रोड, यहाँ पर आप उसका सॉल्यूशन लेते हैं तो इलेक्ट्रोड सॉरी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप कैसे डिफाइन करते हो? द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू क्या करने की, लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इसके बाद हमने ये बात की थी कि हम क्या करते हैं, अगर हमको किसी एक का पोटेंशियल काउंट करना हो, है ना, कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है लूज या फिर गेन करने का। तो देखो, अगर आप सेम ही सॉल्यूशन का लेते हो ZnSO4 और जिंक ले लिया, तो इसके अंदर तो भाई दोनों पॉसिबिलिटी है। ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो सकता है, और इस सॉल्यूशन वाला उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर Zn में भी कन्वर्ट हो सकता है। मतलब हम एक सिंगल का हाफ सेल का मेज़र नहीं कर सकते हैं। और अगर आप क्या करते हो, कंप्लीट इलेक्ट्रो जो आपका पूरा सेल है उसका अगर आप मेज़र करना चाहते हो, तो भाई जो वोल्ट मीटर में आपके पास रीडिंग आएगी वो उसमें इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, तो आप एक अकेले का नहीं निकाल पाओगे। हमने एग्जाम्पल क्या लिया था कि एक क्लास है, उस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और हमें जज करना है कि कौन सा बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है नॉलेज वाइज, जस्ट जो टेस्ट में मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से। बट अगर अब आपने क्या कर दिया, उसको कोई चीटिंग का सोर्स दे दिया, मतलब यहाँ पर अब तो जो उसके मार्क्स आएंगे, मार्क्स है जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी, तो वो उसकी खुद की भी होगी, प्लस जो उसको चीटिंग की वजह से हेल्प मिली होगी तो उसकी वजह से भी रिजल्टेंट आएगा। हमें क्या चाहिए, फेयरली एक का चाहिए। तब हमने बात की थी क्यों नहीं हम क्या करें, अगर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मेज़र करना है तो हम इसके साथ चाहे इधर जो उनसे का भी मेज़र करना है, आप क्या लो, एक ऐसा इलेक्ट्रोड लो जिसका जो खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसा आए, 0 आए। एंड देन हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने कहा था हाइड्रोजन ऐसा है जिसको अगर कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एज अ रिडक्शन काम करेगा। और अगर कोई इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये लूज भी कर सकता है एंड ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कहा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर हमने क्या करा, सारे जितने भी मेटल्स थी हमारे पास जिनका भी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था, मतलब हमने जितने भी बच्चों के वो मार्क्स पता करने थे, हमने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करा बिल्कुल फेयर बेसिस पे। मतलब हमने क्या करा, स्टैंडर्ड कंडीशंस रखी। ऐसा नहीं था कि किसी को हम 25 डिग्री पे ले रहे थे तो किसी को 28 पे, किसी को 35 पे। नो, हमने सारे के सारे के लिए एक स्टैंडर्ड कंडीशन रखी, दैट वाज 298 केल्विन। एंड देन हमने क्या करा, उन सभी को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ रख के उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, और इसकी वजह से आने वाले को क्या रख लिया, 0 रख लिया। तो अब आप देखो, एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, लास्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में मुझे एक क्वेश्चन मिला था, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट वो क्वेश्चन इस तरीके से था कि जैसे अब ऑक्सीडेशन वाला आएगा तो क्या वो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, ऐसा कुछ था। देखो, आपके पास क्या है, जब आपने ये सेटअप जो पूरा किया हुआ है ना, इसके बाद आपने इसके अंदर जो वोल्ट मीटर लगाया, आपको वो वोल्ट मीटर जस्ट एक रीडिंग देगा। ठीक है, आपको उस वोल्ट मीटर ने क्या देनी है, सिर्फ और सिर्फ एक रीडिंग। अब वो ना तो ऐसा है कि आपको, वही मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पीड कभी नेगेटिव में थोड़ी होती है कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ लेकिन -20 की स्पीड पर ड्राइव कर रहा हूँ, नहीं होता ना। हमारे पास जस्ट इस वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ। भाई देखो, मान लो आपने जिंक और हाइड्रोजन लिया, जिंक मैंने इस तरफ ले लिया, हाइड्रोजन मैंने इस तरफ ले लिया, जो भी, सॉरी, आपने जो हाइड्रोजन का सेटअप लगाया था वो मैंने इस तरफ ले लिया। अब आप खुद देखो कि
जब ये पूरी रिएक्शन हमने करा दी ना, वो रिएक्शन करवाने के बाद हमें क्या मिला, जो जिंक वाली रोड थी ना वो बहुत कम रह गई थी, मतलब लगातार अपने 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रही थी। अब ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर जिंक वाली रोड कम रह गई होगी तो हुआ क्या होगा, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे एंड वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया होगा। तो हमें पता चल गया कि इन दोनों में से ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, जिंक का हुआ है। मतलब आप ये मत माइंड में रख कर चलो कि भी हमें कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ था या रिडक्शन हुआ था। देखो भाई, जोन सी रोड आपके पास कम रह जाएगी उसी का क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। एंड देन फाइनली वी विल डिसाइड इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। मतलब जिंक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब जिंक इज अ स्ट्रॉन्ग अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जबकि हाइड्रोजन इसके विद रिस्पेक्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन ऐसा ही जब हमने क्या करा, कॉपर का एग्जांपल लिया, तब हमें पता चला कि जी कॉपर वाली रोड कम होने के बजाय उसके ऊपर कॉपर इकट्ठा हो गया है। तो इससे हमें एक चीज समझ में आएगी, इकट्ठा किसके ऊपर होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो कॉपर का क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा। अब मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको, देखो आपने एक टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद आपके पास सारे बच्चों के मार्क्स आ गए, मतलब वोल्ट मीटर में आपके पास क्या आ गई, सारी की सारी रीडिंग्स आ गई, ठीक है। अब हमें ये जैसे जैसे हम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमें ये पता चल रहा था कि जिंक वाली रोड खत्म हुई है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ था, और कॉपर वाली पे ज़्यादा इकट्ठा हो गया, मतलब उसका रिडक्शन हुआ था। लेकिन वोल्ट मीटर तो आपको सिर्फ एक ही तरह की वैल्यू दिखाता है पॉजिटिव के अंदर। हमें कैसे पता चलेगा कि अब हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे इसको। तो उसके लिए एक चीज़ रखी गई कि हम जो वो बच्चों की लिस्ट तैयार करेंगे या फिर जितने भी मेटल्स की हमारे पास रीडिंग आई है उसमें जिनका तो पॉजिटिव में आया है, अपा सारे के सारों को मेज़र करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे, रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे। और जिसमें हम क्या करेंगे, जितनों के भी रियलिटी के अंदर रिडक्शन हो रहा था उनके रीडिंग को एज इट इज़ पॉजिटिव में रहने देंगे, और जिनका हुआ क्या था ऑक्सीडेशन, उनकी रीडिंग्स के आगे हम साइन लगा देंगे नेगेटिव का। ये नेगेटिव ऐसा नहीं है कि वो वैल्यू नेगेटिव में छोटी है, ये नेगेटिव का साइन हमें सिर्फ ये शो करेगा कि उसका क्या हुआ है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इन्होंने अगर आपको सपोज करो 2 वैल्यू दे दी, ठीक है, आपको इन्होंने कहा कि जो आपने ये पूरा काम करवाया है उसमें जिंक का जो आया है रिडक्शन, जिंक का जो पोटेंशियल आया था वो था 0.76 वोल्ट, एंड जो कॉपर है आपके पास, कॉपर का जो आपके पास आई वैल्यू दैट वॉज 0.34 वोल्ट, ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा। अब ये भी इतना पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ था, रिडक्शन किसका हुआ था। लेकिन जिस टाइम हम एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे हमें पता था कि जिंक वाली रोड जो है वो ख़त्म हुई थी, जबकि कॉपर वाली के ऊपर और ज़्यादा डिपॉजिट हो गया था। मतलब कॉपर का तो क्या हुआ था, रियलिटी में रिडक्शन हुआ था। तो हम क्या करेंगे, इसके साइन को एज इट इज़ पड़ा रहने दिया और इसको इससे अलग करने के लिए जस्ट माइनस का साइन लगा दिया, जिससे हमें ये पता चला कि जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। अब क्या करा, जितने भी हमारे पास मेटल्स आए जिनका भी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला उसको हमने एक सीरीज के अंदर सेट कर लिया। मतलब क्या है, आपने टेस्ट लिया बच्चों का, उस टेस्ट में मार्क्स आ गए, ठीक है, आपने उन मार्क्स को, जैसे किसी के आए, मान लो मैंने 20 मार्क्स का एक टेस्ट लिया था, किसी के आ गए 18, किसी के आ गए 19, किसी के 17, 16, 10, 8, इस तरीके से मार्क्स आ गए। तो अब आपने क्या करना है, वो लिस्ट जो है वो आपके इंचार्ज को देनी है। तो भाई आप क्या करो, या तो उसको रोल नंबर वाइज आप अरेंज कर देते हो, या फिर उनके इंक्रीजिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग, या फिर डिक्रीजिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग, ताकि जब वो सामने वाला उस लिस्ट को देखे तो उसको बहुत क्लियर हो जाए कि ठीक है, इस बच्चे के सबसे कम मार्क्स आए हैं, इस बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, और इसका इससे इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऐसा ही यहाँ पर किया गया, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आए हमने उनको क्या करा, उसको किस बेसिस पे हमने अरेंज किया, उसको हमने अरेंज करा डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे।
डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मतलब हमारे पास जितने भी वो बच्चों के मार्क्स आए, मतलब हमने जितनी भी मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, उसके बाद हमने क्या करा, उन सारों को सेट करा उनके देखो सारों को तो सबसे पहले हमने रिडक्शन में कन्वर्ट कर ही लिया था। रिडक्शन में कैसे कन्वर्ट करा था कि जिनका तो रियलिटी में रिडक्शन हो रहा था उनके आगे हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव ही रहने दिया, और जिनका ऑक्सीडेशन हुआ था उनके आगे साइन कैसा लगा दिया, माइनस का लगा दिया। ठीक है, अब हमने क्या करा, इन सारों को किस फॉर्म में कन्वर्ट करा, उनके डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे। एंड डिक्रीजिंग रिडक्शन, क्योंकि अब देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब जिंक वाले का ऑक्सीडेशन हुआ था तो उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव में आई 0.76 है ना, बट हमें क्या है, उसको इससे अलग करना था, तब हमने माइनस का साइन लगाया ताकि ये भी इसी के किस में कन्वर्ट हो जाए, रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर। मतलब यहाँ पर मैं अगर इसको शॉर्ट में आपको एक समअप करके बताऊं तो मैं क्या लाइन बोलूँगी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पॉजिटिव साइन तब दिया जाता है जब रिडक्शन हो रही होती है रियलिटी में, एंड रिडक्शन कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नेगेटिव साइन आप कब दे रहे होते हो, जब क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ठीक है, अब हम देखो इस सीरीज की बात करते हैं। हमने क्या करा, जितने भी थे उन सारों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दिया। ठीक है, और वो किस बेसिस पे डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल उनका, मतलब सबसे ऊपर पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू होगी। सबसे ऊपर कौन सी होगी, पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा वाली। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पर आपके पास है फ्लोरीन है, ठीक है, देन आपके पास कोबाल्ट है, या फिर ये जो भी आपको मैं पूरी सीरीज बता दूंगी, एंड देन हमारे पास उसके बाद आया नीचे फाइनली कॉपर आ गया, एंड देन हम लास्ट में करते करते कहाँ तक पहुँच गए। देखो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि हम जो ये डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल कर रहे थे, ठीक है, मान लो सबसे ऊपर आया 2.87 वाला कोई, फिर आ गया 1.87, 1.34, यहाँ पर ये कॉपर का होता है, देन आप और नीचे गए, फाइनली 0 आ गया जिसका हाइड्रोजन का होता है, देन आप फर्दर और नीचे गए तो आपके पास वैल्यूज़ किसके अंदर आनी शुरू हो गई, माइनस के अंदर। ठीक है, जैसे आपके पास आ गया माइनस का 0.25, माइनस का 0.76, एंड फिर फाइनली करते करते माइनस में वो वैल्यू सबसे ज़्यादा बढ़ गई। तब यहाँ पर आप ये देखिए बिल्कुल लास्ट में आपके पास है ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये होते हैं, एंड सबसे ऊपर जो बिल्कुल लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं एक तरीके से। तो यहाँ से ये जो पूरी सीरीज आपको मिली, सबसे पहले तो इस सीरीज को कहा गया इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। ठीक है, ये जो सीरीज आपको डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे मिली, इसे क्या कहा गया, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। ठीक है, और यहाँ पर एक और छोटी सी चीज़ जो मैं मेंशन करूँ, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि जो ये इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़ होती है इसको किस बेसिस पे अरेंज किया जाता है, सबसे ऊपर कौन होता है, सबसे नीचे कौन होता है, तो देखो हमने ये तो समझ लिया कि ऊपर वो है जिनका रिडक्शन हो रहा है ना, और जिनका ऊपर वो है जिनका रिडक्शन हो रहा है, और जिनका रिडक्शन होता है वो कौन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कि नीचे नीचे रिडक्शन डिक्रीज हो रहा है ना, तो उनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने की टेंडेंसी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब अगर उनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है तो कौन सी वाली इंक्रीज हो रही होगी, रिड्यूसिंग एजेंट वाली, रिड्यूसिंग एजेंट वाली। इसका मतलब इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज के सबसे टॉप पे जो है वो होगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो किसी और को क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, या फिर और भी जो हमने तरह की डेफिनेशन करी। एंड जो लास्ट वन होगा, बिल्कुल लास्ट, दैट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज़ आपको क्लियर हुई? एक बार हल्का सा दोबारा सुन लो कि हमने ये जो पूरी इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज सेट करी थी, ये थी डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे, रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे। और आपको ये चीज़ पता है
जिसका रिडक्शन होता है वो कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे ऊपर कौन हुआ? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड नीचे कौन हुआ? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, हमने टेस्ट ले लिया, बिल्कुल एकदम फेयर तरीके से हमने वो टेस्ट लिया, किसी को कोई चीटिंग का सोर्स नहीं मिला। एंड फाइनली हमको एक बहुत ही पोटेंशियल का जो है वो एक डाटा मिल गया। अब हमारे पास टॉपिक आता है व्हाट आर द एप्लीकेशंस। ये जो आपको इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज मिली, इस सीरीज की एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसका आप यूज़ क्या क्या कर सकते हो। भाई देखो, मेरी क्लास में जितने भी बच्चे थे मैंने उनका एक टेस्ट लिया और उनकी लिस्ट जो है वो तैयार करी, और वो लिस्ट मैंने इस हिसाब से सेट कर ली। मान लो वो 60 मार्क्स का टेस्ट था और उसमें जिसके भी जितने मार्क्स आए मैंने उसको जो है वो इस हिसाब से सेट कर लिया, ठीक है। एंड फाइनली मैं लास्ट में चली गई जिसका 0 आया। वैसे मेरी क्लास है तो 0 आना नहीं चाहिए। चलो, अब हमारे पास अगर आपको ये लिस्ट जो है वो आपने अपने इंचार्ज को बना के दे दी, तो वो ये लिस्ट को देखते ही समझ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, ये बच्चा जो है इसने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है ना, हाईएस्ट, और इस बच्चे ने क्या करा है? सबसे लोएस्ट स्कोर किया है। तो इसका मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि विच वन, अगर आपके सामने इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज रख दी जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और सबसे वीक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन सा है। दूसरी बात, अगर आपको ये पता करना हो कि देखो ये एक बच्चा है और ये एक बच्चा है, ठीक है, इनमें हमें बताना है कि कितना एक डिफरेंस था इनका, ठीक है। तो आप कहोगे कि जी इसके 60 मार्क्स आए हैं, इसके 46 आए हैं, मतलब ये इससे इतना पीछे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसका मतलब अगर आप बात करें एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज की, तो पहली जो है वो क्या आती है? टू कंपेयर द रिलेटिव होता है एक के कंपैरिजन में दूसरे की। टू कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रेड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब एक के कंपैरिजन में दूसरा कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इस चीज़ को मेज़र करना है। सपोज आपसे सिर्फ इसका और इसका, इन दो में पूछ लिया जी बताओ कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमें ये पता है इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज के बेसिस पे कि जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला करेक्टर डिक्रीज होता है। इसका मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि आप ये जो इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज है इसका यूज किस चीज के लिए कर सकते हो? टू कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम पता लगा सकते हैं कि कौन है और कितना है। दूसरा देखो, टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। क्या एप्लीकेशन है? टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज के हिसाब से ये पता लगा सकते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। भाई ये कैसे? देखो, आपने रिएक्टिव सीरीज से 2 एलिमेंट उठाए। मैं हमेशा पूरे चैप्टर में जिंक और कॉपर का एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगी और उसी से आप बहुत सारी चीज़ें भी याद रख सकते हो। देखो, हमें ये देखना था कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। हमने क्या करा? दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नोट करी। तो हमारे पास आई कि जो कॉपर है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.34 वोल्ट और जो आपके पास जिंक है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.76 वोल्ट। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चला? देखो, जिसका पॉजिटिव में था वो था जिसका रियलिटी में क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या करता होता है? गेन करता होता है इलेक्ट्रॉन। और जिसका नेगेटिव में था मतलब उसका क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन हुआ होगा। उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे? लूज़ किए होंगे। मतलब जिंक ने क्या करे? इलेक्ट्रॉन लूज़ करे। एंड वही इलेक्ट्रॉन क्या करे? कॉपर ने क्या कर दिए? गेन कर लिए। अब यहाँ पर कुल मिला के आपके पास रिएक्शन क्या बनी कि अगर जिंक था और कॉपर अपने आयंस की फॉर्म में था तो जिंक ने कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और खुद आ गया। मतलब हियर जिंक इज डिस्प्लेसिंग कॉपर।
है ना, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है, और कोई एक दूसरे को अगर उसकी जगह से हटा दे, मतलब वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज याद करी हुई है, क्या है उसका नाम? कालू नाम का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, कौन है आगे आओ। देखो, ये आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज याद करी थी, इसके बेसिस पे आप ये बता देते थे कि जो ऊपर वाला है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाला कम रिएक्टिव है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को बहुत इजीली क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देते हैं। यही सेम चीज़ हम इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज से भी निकाल सकते हैं। कैसे? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो होगा, मतलब नेगेटिव लग गया तो आप इसको लो कंसिडर करोगे ना, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले को क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है। इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि क्या है ये, कौन से वाला रिएक्टिव है दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, नाउ थर्ड, अभी के लिए आज की वीडियो के लिए थर्ड एंड द लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? टू प्रिडिक्ट वेदर अ मेटल विल लिबरेट हाइड्रोजन और नॉट, मतलब टू प्रिडिक्ट whether a metal will liberate hydrogen or not। मतलब आपको अगर ये पता लगाना है कि कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें हाइड्रोजन रिलीज होगी या फिर नहीं होगी, ये सब भी पता लगा सकते हो आप किसको देखकर? इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज को देखकर। कैसे? देखो, आपने अभी एग्जाम्पल लिया था जिंक का, है ना। अगर आपने जिंक और हाइड्रोजन लिया तो आपको ये पता चला जी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 था और जिंक का आया माइनस का 0.76। मतलब ऑक्सीडेशन की तरह यहाँ पर किसने काम करा? जिंक ने। मतलब जिंक ने तो इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? लूज किए हैं। एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। और हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 गैस में। इसका मतलब जिनका भी रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा वो सारे के सारे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, और वो जब भी आप हाइड्रोजन के साथ लोगे तो वो क्या करेंगे? हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। और यही अगर मैंने कॉपर लिया होता, कॉपर का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0.3 वोल्ट था, हाइड्रोजन का 0 है, इसका मतलब इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम कर रहा है और ये गेन करने का, ये जो यहाँ पर है, ये इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम हुआ ना, तब ये लूज करेगा और ये गेन करेगा। मतलब कि आप इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज को देखकर ये बता सकते हो कि किसी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन लिबरेट होगी या फिर नहीं होगी। अगर मैं इसको फटाफट सम अप करूँ तो हमने क्या करा? हमने ये देखा इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज होती क्या है, फिर हमने देखा इसको अरेंज किसके बेसिस पे किया जाता है। तो हमने देखा सबसे ऊपर होता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे नीचे होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद हमने क्या देखा इसके अंदर? और इसके बाद हमने ये देखा कि जो आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज होती है इसके बेसिस पे आप बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से फर्स्ट ये है कि आप इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज के बेसिस पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की स्ट्रेंथ में डिफरेंस बता सकते हो। सेकेंड हमने करा कि कौन सी मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम, ये बता सकते हो। एंड थर्ड, कौन हाइड्रोजन रिलीज करेगा और कौन नहीं करेगा, आप ये बता सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।